चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। अब देखिए, जो राज्य है उसकी नीतियां होती हैं, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब हो गया जो आदेश दिया जाता है, जो निर्देश होते हैं, ठीक है, उसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं, ठीक है। तो निर्देशिक सिद्धांत जो कि एक राज्य बनाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य क्या है हर एक नागरिक का। The Constitution of India aims to establish not only political democracy but also socio-economic justice to the people to establish a welfare state। जो भारत का संविधान है उसका लक्ष्य सिर्फ ये नहीं है कि एक राजनीतिक जनतंत्र हो, लोकतंत्र हो, बल्कि जो संविधान है उसका यह भी उद्देश्य है कि वह एक सामाजिक और आर्थिक रूप से सभी को न्याय मिले जो भारत में रहते हैं, ताकि भारत एक देश के प्रति उसका कल्याण हो सके, सभी लोगों का कल्याण हो सके। With this purpose in mind, our Constitution lays down desirable principles and guidelines in Part 4। अब इस उद्देश्य को दिमाग में रखते हुए हमारा जो संविधान है वह हमें अपने चौथे भाग में हमारा क्या क्या सिद्धांत होना चाहिए, उसको कैसे पूरा करना है, डिजायरेबल प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस, ये लिखा हुआ है। These provisions are known as the directive principle of state policy। अब यह जो हम लोग प्रोविजन करके रखे हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, निर्देशिक सिद्धांत राज्य के जो नियम होते हैं उसके। इन दिस लेसन वी विल स्टडी अबाउट डायरेक्टिव पॉलिसी इन प्रिंसिपल्स इन डिटेल्स। अब इस पाठ में जो भारत का निर्देशिक सिद्धांत है, ठीक है, वो हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे। It is a well-established saying that rights have significance only when enjoyed in consonance with the duties। अब देखिए, ये बहुत ही अच्छा कहा गया है कि आपका जो मूल अधिकार है, आपका जो अधिकार है, इसका महत्व तभी होगा जब आप अपने मूल कर्तव्यों के साथ अपने अधिकार का तालमेल बनाए रखें। Therefore, the fundamental duties were inserted in Article 51A of our Constitution in 1976 by 42nd Amendment Act। इसलिए मौलिक कर्तव्य को आर्टिकल 51A में हमारे संविधान में वर्ष 1976 को 42वें अमेंडमेंट एक्ट द्वारा लाया गया। In the original constitution in 1950, there was no mention of these duties। जो 1950 में संविधान बना था उसमें ये जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। It was expected that the citizens would fulfill their duties willingly। यह सोचा गया था, यह लोग माने थे उस समय कि जो भारत के नागरिक हैं वह अपने कर्तव्यों को दिल से मानेंगे और पूरा करेंगे, चाह के पूरा करेंगे। We will also learn about these duties in this lesson। हम लोग इस पाठ में ये जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। अब देखिए, हर एक चैप्टर पढ़ने का हमारा कुछ उद्देश्य होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें बहुत सारा छोटा छोटा वीडियोज होगा, वो पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब यह पाठ पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। निर्देशिक सिद्धांत जो एक राज्य के जो नीति होती है उसका मतलब क्या होता है ये आप समझ पाएंगे। क्लासिफाई द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इनटू 4 ग्रुप्स, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल, गांधीयन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड दोज रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस। अब ये जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है इसको आप क्लासिफाई कर पाएंगे 4 भागों में, आर्थिक, सामाजिक, गांधीयन, एडमिनिस्ट्रेटिव और जो अंतरराष्ट्रीय शांति है उसके आधार पर। रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एंड इंप्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन। आप ये समझ पाएंगे कि ये जो निर्देशिक सिद्धांत है
ठीक है। यह कैसे पूरे भारत में शिक्षा को प्रमोट किया, प्रसार किया उसका, कैसे चाइल्ड लेबर को हटाया गया, कैसे जो महिलाएं हैं उनको उनका दर्जा मिला, उनको उनका स्टेटस मिला, ठीक है, उनकी स्थिति अच्छी हुई। एक्सप्लेन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स विच प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ वेलफेयर स्टेट टू बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस इन इंडिया, रिलीज्ड इन प्रैक्टिस इन इंडिया। Describe the directive principles aim at the establishment of economic and social democracy. आप ये भी देख पाएंगे कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है एक फ्रेमवर्क देता है पूरे राज्य के विकास के लिए, राज्य का भला हो उस चीज के लिए जो कि भारत में लाया गया, उसको लागू किया गया। साथ ही साथ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का उद्देश्य है ताकि एक आर्थिक और सामाजिक जनतंत्र, लोकतंत्र कैसे बने, वह कैसे हो। अब ये जितना चीज़ आप पढ़ें इससे रिलेटेड छोटा छोटा वीडियो होगा तो सब ध्यान से देखिए और फिर हम लोग उस पर बात करेंगे, उस पर काम करेंगे, ठीक है। आगे और भी उद्देश्य है, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स इन इम्प्लीमेंटिंग दीज प्रिंसिपल्स। आप देखिए सरकार का क्या क्या रोल होगा, सरकार का क्या कर्तव्य होगा, क्या काम होगा ताकि वह ये जितने भी सिद्धांत हैं इसको लागू किया जा सके अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग लेवल्स में। डिस्टिंग्विश बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखिए जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, और जो आपका निर्देशिक सिद्धांत है राज्य के जो नीति है उसके बीच में क्या अंतर है। अप्रिशिएट द कंटेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, आपका जो मौलिक कर्तव्य है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है वो चीज आप देखेंगे। आइडेंटिफाई द फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में आप जानेंगे। यहां पर आप देखें, अब यहां पे मौलिक कर्तव्य के बारे में जानेंगे। अप्रिशिएट द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज डिस्पाइट देयर बीइंग नॉन जस्टिसेबल। अब आप ये चीज देखेंगे कि जो आपका मौलिक कर्तव्य है इसका महत्व क्या है और इसके मतलब नॉन जस्टिसेबल है वो, ठीक है। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, डिस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद कि वह नॉन जस्टिसेबल है। अब ये क्या है हम लोग छोटा छोटा वीडियोस पे लाइन से पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो देखिए, वहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन स्टेट पॉलिसीज। 7.1 मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब निर्देशिक सिद्धांत, राज्य की जो नीतियां हैं उनका मतलब क्या है। Directive principles of state policy are in the form of instruction or guidelines to the government at the center as well as state. अब देखिए जो निर्देशिक सिद्धांत है राज्य का जो नीति है उसका मतलब क्या हुआ कि सरकार किस तरह से काम करेगा, उसको क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वह कैसे चलेगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। Though these principles are non-justiciable, they are fundamental in the governance of the country. अब देखिए ये जो सिद्धांत है ये नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है। ये क्या है, एक सरकार को देश में कैसे चलाया जाता है उसका मूल है, ठीक है, बेस है, ठीक है। अब जस्ट ये एक वर्ड है जस्टिसेबल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लॉजिकल, न्यायोचित। The idea of directive principle of state policy has been taken from the Irish Republic. अब आयरिश रिपब्लिक यह एक जगह है, ठीक है, वहां से यह सिद्धांत, इस सोच को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लाया गया। They were incorporated in our constitution in order to provide economic justice and to avoid concentration of wealth in the hands of few people. अब देखिए इसको जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है यह सिद्धांत लाया गया हमारे संविधान में ताकि जो आर्थिक न्याय है वह बना रह सके और जो पैसा है वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ना हो। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति सारा है और बाकी सब गरीब ही रह जाए। Therefore, no government can afford to ignore them. इसलिए कोई भी सरकार इसको नजरअंदाज नहीं कर सकती। They are in fact the directives to the future governments to incorporate them in the decisions and policies to be formulated by them. ये वास्तविकता में एक निर्देश है जो कि आने वाले सरकार को भी मानना पड़े ताकि वह अपने नीतियों में भी, अपने निर्णय में भी इसको ला सके जब वह
कुछ नया कानून बनाए, कुछ नए कार्य प्रणाली को बनाए। 7.2 क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, निर्देशिक सिद्धांत है, इसका क्या क्लासिफिकेशन है वो देखिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज। अब देखिए, जो निर्देशिक सिद्धांत है राज्य की नीतियों का, उसको 4 भागों में बांटा गया। दीज आर द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल्स, आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत, द गांधीयन प्रिंसिपल, गांधी जी का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज रिलेटिंग टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित सिद्धांत और नीतियां, और मिसलेनियस अन्य। आगे देखिए 7.2.1 7.2.1 द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल्स। अब देखिए, जो आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत है, आइए उसके बारे में देखते हैं, उसके बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं। द स्टेट शैल एंडेवर टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल बाई, जो राज्य है वह अपने यहाँ पे अपने नागरिकों के मध्य सामाजिक और आर्थिक कल्याण कैसे ला सकता है। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, पुरुष और महिलाओं दोनों को एक सही स्थिति दे ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें। रीऑर्गेनाइजिंग द इकोनॉमिक सिस्टम इन अ वे टू अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, अपने आर्थिक प्रणाली को इस तरह से बनाया जाए कि जो पैसा है, जो संपत्ति है, वो कुछ लोगों के हाथ में ना जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि कुछ लोग बहुत अमीर हो जाए और बाकी गरीब रहें। सिक्योरिंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, दोनों पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए, अगर दोनों एक सा काम कर रहे हैं तो दोनों को एक जैसा पैसा मिलना चाहिए। सिक्योरिंग सूटेबल एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये चीज का ध्यान रखना कि पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, ठीक है, जो काम करने का परिस्थिति है, कंडीशन है, अवस्था है, ठीक है, वह सही तरीका से हो, वो अच्छा हो। गार्डिंग द चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड मॉरल डिग्रेडेशन, ये चीज का ध्यान रखना कि बच्चों का शोषण ना हो, उनके संग कुछ गलत ना हो। मेकिंग इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, education and public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement, ये चीज का ध्यान रखना कि संरक्षण किया जाए। क्या चीज का? कि लोगों को काम मिलने का अधिकार हो, पढ़ने का अधिकार हो, फिर लोगों को मदद मिले अगर उनके पास काम नहीं है, वो लोग बूढ़े हो गए हैं या बीमार हैं या तो वो दिव्यांग हैं। मेकिंग प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन फॉर वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ, इस चीज का ध्यान रखना कि इंसान का स्थिति जो है वो ठीक रहे और काम करने के लिए, और जब वो लोग मैटरनिटी हो, मैटरनिटी का मतलब क्या होता है? मैटरनिटी का मतलब होता है जब वह मातृत्व पे हो, जब वो प्रेग्नेंट है कोई, ठीक है, तो उसका ख्याल ठीक से रखा जाए। टेकिंग स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग्स, ये भी ध्यान रखना कि जो काम हो रहा है, ठीक है, उसमें जो वर्कर्स हैं उनका भी कुछ पार्टिसिपेशन हो, वो लोग भी मैनेजमेंट में ध्यान दें। प्रमोटिंग एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग सेक्शन ऑफ द पीपल, स्पेशली द SC एंड ST, जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग, ये भी ध्यान दिया जाए कि इनको भी पढ़ाया लिखाया जाए, इनका भी आर्थिक स्थिति सुधरे। सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर्स रीजनेबल लेजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज, ये चीज़ ध्यान देना कि जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनको आराम भी दिया जाए, उनको उनकी संस्कृति के लिए अवसर दिया जाए। ऐसा ना हो कि लोगों का सिर्फ शोषण हो, लोग सिर्फ काम ही करते रहे, लोगों को हर एक प्रकार से एक अच्छा जीवन दिया जाए। मेकिंग एफर्ट्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ, ये चीज़ का ध्यान रखें कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। प्रोवाइडिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6, ये चीज़ ध्यान देना कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका अच्छे से ख्याल रखा जाए, बच्चे को पढ़ाया लिखाया जाए, ठीक है, जब तक वो 6 साल का ना हो। आइए अब हम लोग देखते हैं
7.2.2 द गांधीयन प्रिंसिपल। अब गांधी जी का क्या सिद्धांत था वो देखिए। देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन द आइडियल्स एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी द्वारा कुछ सिद्धांत हैं जो कि दिए गए थे। दीज प्रिंसिपल्स आर एज फॉलोज। उनके सिद्धांत निम्नलिखित हैं। टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। गांधी जी के सिद्धांतों में एक था कि विलेज में, गांव में पंचायत की सुविधा हो। टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज। जो रूरल एरियाज है वहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाया जाए। टू प्रोहिबिटिंग इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, दोज आर इंजूरियस टू हेल्थ। शराब, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, ये सब चीज़ों को बंद कर दिया जाए क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। टू प्रिजर्व एंड इम्प्रूव द ब्रीड्स ऑफ कैटल एंड प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउज, calves एंड अदर मिल्च एंड ड्राउट एनिमल्स। देखिए, जो भेड़ हैं, ठीक है, उनको बचाया जाए, उनका विकास हो, ठीक है। साथ ही साथ जो गाय हैं और भी तरह तरह के जानवर हैं, उन सब का, उनको स्लॉटरिंग ना किया जाए। उनका स्लॉटर का मतलब क्या होता है? SLAUGHTER, मतलब उनकी हत्या ना हो। 7.2.3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज रिलेटिंग टू द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के नजरिए में क्या होना चाहिए निर्देशिक सिद्धांत एक राज्य के नीतियों का। इंडिया शुड रेंडर एक्टिव कोऑपरेशन फॉर वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी एंड फॉर दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू। भारत को विश्व शांति और सुरक्षा में भी साथ देना है, इसलिए राज्य को क्या करने की जरूरत है? प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देना, उसका विकास करना। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशन, राष्ट्र के बीच में, अलग अलग राष्ट्रों के बीच में अच्छा संबंध बनाए रखना। फॉस्टर रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसको मानना। एनकरेज सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्याएं हैं उसको आपसी बातचीत से, अग्रीमेंट से उसको ठीक कर लेना। मिसलेनियस 7.2.4 मिसलेनियस अन्य। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन दिस कैटेगरी कॉल अपॉन द स्टेट टू सिक्योर फॉर ऑल इंडियंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। जितने भी भारतीय हैं इनका एक सिविल कोड होना चाहिए। टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको बचाए रखना। टू सेव एनवायरनमेंट फ्रॉम पोल्यूशन एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, हमारा जो वातावरण है इसको प्रदूषण से बचाना, हमारा जो वाइल्ड लाइफ है उनको बचाना। टू मेक अरेंजमेंट फॉर डिसबर्समेंट ऑफ फ्री लीगल जस्टिस थ्रू सुटेबल लेजिस्लेशन, ये चीज़ ध्यान देना कि सबको मुफ्त में न्याय मिले, और इसके लिए बहुत सारे कानून बनाए गए, बहुत सारे लेजिस्लेशंस बनाए गए, बहुत सारी सभाएं बनाई गई। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 7.3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड लेबर एंड स्टेटस ऑफ वुमेन। Illiteracy is a big hindrance in the achievement of the goals of socio-economic justice and welfare state. Illiteracy मतलब क्या होता है? अनपढ़। अब देखिए, बहुत जगह पर ये देखा गया कि जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इसके वजह से जो एक देश का, जो एक राज्य का उद्देश्य होता है कि उसका सामाजिक आर्थिक न्याय हो, उस राज्य का विकास हो, सबका कल्याण हो, यह नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वह पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो इसलिए लोगों का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है उस राज्य का, उस देश का तरक्की के लिए। 7.3.1 यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। The percentage of literate people at the time of independence was only 14%. जब भारत आज़ाद हुआ तब उस समय सिर्फ 14% लोग ही पढ़े लिखे थे। Our government realized the importance of education and laid stress on the spread of literacy among the masses. हमारी सरकार ने इस चीज़ को समझा
कि जो शिक्षा है वह बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का कार्यक्रम आरंभ किया गया। Efforts have been made by the governments to raise this level. सरकार ने बहुत सारे योजनाओं का गठन किया, बहुत एफर्ट लगाया ताकि जो साक्षरता दर है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वह बढ़ें। बट अ लार्ज सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन इज स्टिल इलिटरेट। लेकिन हमारा जो जनसंख्या है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी अनपढ़ है। The foremost efforts which is required in this field is the spread of elementary education and its universalization. अब देखिए, जो सबसे ज़्यादा चीज़ इस क्षेत्र में ज़रूरत है वो ये है कि एलिमेंट्री जो बेसिक एजुकेशन है वह ज़्यादातर लोगों को मिले और यूनिवर्सलाइजेशन हो, मतलब एक तरह की पढ़ाई सबको मिले। Due to increased number of dropouts at the primary stage, the number of illiterates between 15 to 35 years of age has constantly increased. अब देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि प्रारंभिक स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में ही वो फेल हो जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या तो फेल हो जाते हैं या किसी भी कारण से वो पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। तो इसके कारण से जो 15 साल से 35 साल के वर्ग के लोग हैं वह अनपढ़ रह जाते हैं और इसकी संख्या बढ़ती जाती है। According to National Policy on Education 1986, the government has launched National Literacy Mission and Operation Blackboard for the spread of mass literacy at primary stage. आप देखिए, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के अंतर्गत के अनुसार जो सरकार है वो नेशनल लिटरेसी मिशन लाए और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाए, जिसके अंतर्गत जो प्राइमरी स्टेज है, ठीक है, वहां पर बहुत सारे लोगों को, सभी को शिक्षा की सुविधा दी गई। For those who were deprived of the benefits of education in their childhood, the government and many voluntary agencies are making special effort to educate them by opening night schools and adult literacy centers. अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पढ़ने की सुविधा नहीं थी जब वो छोटे थे, तो जो लोग इस चीज़ से वंचित रह गए, जो लोग छूट गए, उनके लिए रात को स्कूल की सुविधा की गई कि वह सुबह काम करेंगे और रात को पढ़ाई करेंगे। अडल्ट लिटरेसी सेंटर्स बना जहां पर 18 वर्ष से ऊपर लोग, वह लोग जो कि पढ़ने की इच्छा रखते हैं लेकिन किसी भी कारणवश वह पढ़ नहीं पाए, वो लोग आके पढ़ते हैं। Many distance education programs through correspondence courses, distance education and open learning have been started in different states. बहुत सारे डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम जैसे NIOS, ये क्या है, एक डिस्टेंस लर्निंग है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज लाए गए, डिस्टेंस एजुकेशन लाया गया, ओपन लर्निंग लाया गया अलग अलग राज्यों में। The National Institute of Open Schooling and several open universities have been set up to attain the goal of universalization of education. देखिए, NIOS, National Institute of Open Schooling, और इसके साथ ही बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे इग्नू हुआ, तो ये सब स्थापित किए गए ताकि पूरे देश में जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी ज़रिए से अपनी पढ़ाई पूरी करें, वो लोग साक्षरता दर में आए, पढ़े लिखे रहें। The directive principles providing free and compulsory education for children up to the age of 14 years have been included through the 86th Amendment Act 2002 in the list of the fundamental rights under Article 21A. अब देखिए, जो निर्देशिक सिद्धांत है, ठीक है, उसमें 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और कंपल्सरी, मतलब उनको करना ही, पढ़ना ही पड़ेगा, उसका प्रावधान हुआ, जहाँ पे 14 साल के कम बच्चों को फ्री में पढ़ाई और उनको मिड डे मील, दोपहर को खाना भी दिया जाने लगा, ठीक है। ये कब आया? 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, और यह एक फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, हमारा मौलिक अधिकार है अंडर आर्टिकल 21A। Though much has been achieved, but still there is a long way to accomplish this objective of a welfare state. अब देखिए, काफ़ी हद तक सफलताएं भी मिली, लेकिन अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है ताकि एक अच्छे राज्य का जो सपना है, जो उद्देश्य है, वह पूरा हो सके। 7.3.2 चाइल्ड लेबर। अब देखिए, बच्चों से जो काम कराया जाता है,
You have already read that one of the directive principles provides opportunities and facilities to children to develop in a healthy manner. आप यहाँ पे आगे पढ़े यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसमें आप देखें कि ये एक ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जिसमें लोगों को अवसर दिया जाता है, वो लोगों को फैसिलिटीज़ दिया जाता है ताकि वह अच्छी तरीक़ा से अपना विकास कर सकें। You have also read about the fundamental right against exploitation of children. जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ते हैं वो आगे के वीडियोस में ये पढ़े होंगे कि एक इंसान का मौलिक अधिकार होता है कि बच्चों का शोषण ना हो और किसी का भी शोषण ना हो। अगर कोई आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है तो वह गलत कर रहा है। Employment of children below the age of 14 years in mines and industries which are hazardous to their health is prohibited. अब जो बच्चे 14 साल से कम की उम्र के हैं उनको माइंस में, इंडस्ट्रीज़ में उनको काम नहीं करने देना चाहिए क्योंकि यह उनके सेहत के लिए ख़राब है। तो इस पर रोक है। अगर कोई बच्चा 14 साल के नीचे का है और वो माइंस में, फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में काम करता है तो ये गैर कानूनी माना जाएगा। In spite of these provisions, the desired result have not been reached. अब ये सारे जो प्रोविजंस हुए इसके बावजूद भी जो रिजल्ट चाहिए था वह नहीं मिला। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द पेरेंट्स एटीट्यूड इज नॉट कंड्यूसिव टू द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। बहुत सारे केसेस में ये देखा गया कि जो माता पिता हैं वो खुद अपने बच्चों से काम करवा रहे हैं, ठीक है, वह इस चीज़ को ख़त्म करना नहीं चाहते हैं। They force their children to do some sort of work to earn money and contribute to the family income. वह अपने बच्चों को फोर्स करते हैं, ज़बरदस्ती उनसे काम करवाते हैं ताकि वह कुछ कमा सके और जो परिवार का इनकम है वह बढ़ सके ताकि परिवार और अच्छे से चल सके। Poverty and social stigma are certain constraint on the path of eradication of this problem apart from the lack of will. अब देखिए कुछ लोग तो चाहते नहीं हैं और कुछ लोग चाहते भी हैं तो वो बहुत गरीब हैं, वह सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े हैं। तो यह भी एक समस्या है जिसके वजह से लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। All efforts by governments at various levels would prove futile unless the willingness and awareness to get rid of the social challenge comes from within. देखिए सरकार चाहे कितना भी काम करे, वो कितना भी एफर्ट्स लगाए, लेकिन अगर एक इंसान के मन से यह चीज़ नहीं आएगा कि वह समाज को बदलेगा, वह अपने बच्चों को पढ़ाएगा और आगे बढ़ेगा, तब तक सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का कोई भी फल नहीं आएगा। Dr. Abdul Kalam's dream of developed India 2020 can be achieved only when the children who are the future of the country are secured and protected from being exploited. Dr. Abdul Kalam जी का सपना था कि वर्ष 2020 तक भारत एक विकसित देश बन जाए। ये तभी हो सकता है जब भारत में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो हमारे देश का भविष्य हैं, वो सुरक्षित रहें और उनका शोषण ना किया जाए। The children should not be deprived of their right to enjoy childhood and right to education. बच्चों को जो अधिकार मिला है कि वह अपने बचपन को खुशी से जी सकें, अपने बचपन का आनंद ले सकें और उनके पास शिक्षा का अधिकार है, इस चीज़ से उनको वंचित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट 7.3.3 स्टेटस ऑफ वुमेन। अब देखिए जो महिलाएं हैं उनका क्या स्टेटस है, उनकी स्थिति क्या है, उनकी अवस्था क्या है। इंडियन सोसाइटी बेसिकली इज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी in which father has been head of the family and mother's position has been subordinated to him. भारतीय समाज यह एक पुरुष प्रधान समाज है। जो पुरुष है वह महिलाओं के ऊपर राज करते आए हैं। अगर आप अपने परिवार में देखेंगे तो जो आपके जो पिता हैं, या आपके पिता वो हेड ऑफ द फैमिली हैं और उनके बाद मम्मी आती हैं, ठीक है। आपके पिता जो कहते हैं वही होता है, उसके बाद मम्मी की बात मानी जाती है। द पोजीशन ऑफ अ वुमेन इन सच अ सिस्टम इज नेचुरली वीक। ऐसा जहाँ पे प्रणाली होता है, जहाँ पे पुरुष महिलाओं को डोमिनेट करते हैं या पुरुष महिलाओं से ऊपर रहते हैं, वहाँ पे जो महिलाओं की स्थिति है, अवस्था जो है, वह बहुत ही कमज़ोर पड़ जाती है। Women have been suffering a great deal on account of cruel social customs and religious practices like पर्दा and dowry etc.
जो महिलाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, क्योंकि हमारा जो समाज का जो नियम कानून है वो बहुत ही क्रूर है, बहुत ही कठोर है। बहुत सारे धार्मिक चीज़ें हैं जैसे कि पर्दा में रहना, घूंघट में रहना, दहेज प्रथा, ये सबसे महिलाओं को बहुत ही तकलीफ होता है, उन्हें बहुत ही कष्टदायक जीवन जीना पड़ता है। वुमेन एज एन इंटेग्रल पार्ट अकाउंट for 495.74 million and represent 48.3% of the country's total population as per census 2001। 2001 की जनगणना के अनुसार जो महिलाएं हैं वह भारत का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। भारत की कुल आबादी के 48.3%, 495.74 मिलियन उनकी आबादी है, किनकी? महिलाओं की। Necessity of raising the status and education of women has already been stressed in our constitution through fundamental rights and various directive principles of state policies। अब ये जो महिलाओं का जो अवस्था है, जो उनकी स्थिति है और जो शिक्षा का अधिकार है, महिलाओं को पहले के ज़माने में पढ़ाया तक नहीं जाता था ज़्यादा, उनको कम उम्र में शादी करवा दिया जाता था, काफ़ी तकलीफ से वो गुजरती थी। लेकिन आज जो हमारा संविधान है उनमें महिलाओं को भी अधिकार दिया गया है पढ़ने का, अपनी स्थिति को सुधारने का, अच्छा बनाने का। साथ ही साथ बहुत सारे निर्देशिक सिद्धांत हमारे राज्य की नीतियों में भी आया जिसमें महिलाओं को बहुत ही सहायता मिली। They have been provided the right to an adequate means of livelihood and equal pay with that of a men of their work। अब देखिए, उनको इस बात का अधिकार दिया गया कि उनको भी अच्छे जीवन जीने का अधिकार है, और मान लीजिए कोई काम है तो पुरुष को उस काम के लिए जितना पैसा मिलेगा, महिलाओं को भी उस काम के लिए उतना ही पैसा मिलेगा। Women workers have also been provided for health care and maternity relief। अब वो महिलाएं जो कि काम करती हैं उनको स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए, और जब वो प्रेग्नेंट रहेंगी, गर्भवती रहेंगी, तब उनको छुट्टी देना, उनको रिलीफ देने के लिए भी बहुत सारे प्रावधान हैं। इवन इन द फंडामेंटल ड्यूटीज स्ट्रेस्ड हैज बीन लेड on the duty of every citizen of India to renounce practices derogatory to the dignity of women। अब देखिए, हमारा जो मौलिक कर्तव्य है उसमें भी ये चीज़ है कि हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है, हर एक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह महिलाओं की इज्जत करे और उनको बराबर का सम्मान दे। Many laws and judicial decisions have restored the dignity of women। बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए जिससे महिलाओं का जो गौरव है, जो उनकी मर्यादा, शान, प्रतिष्ठा, गरिमा है, उसको बनाया जाए, बरकरार रखा जाए। टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स मेजर्स हैव बीन टेकन टू गिव देम शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी। उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो परिवार का संपत्ति है उसमें महिलाओं का भी हक है, उनका हिस्सा है, यह लाया गया। पहले क्या होता था कि महिला, एक परिवार में जो पुरुष हैं सिर्फ उन्हीं का अधिकार होता था संपत्ति में, लेकिन अब महिलाओं का भी अधिकार होता है। फॉर देयर एमेंसिपेशन फ्रॉम क्रूअल प्रैक्टिसेस लाइक ब्राइड बर्निंग फॉर डाउरी, वाइफ बीटिंग, सती एटसेट्रा, लॉज हैव बीन इनैक्टेड। अब देखिए, पहले क्या होता था, पहले लड़कियों को दहेज के लिए जला दिया जाता था। इमेंसिपेशन मतलब मुक्ति देना, यह चीज से बचाने के लिए पहले लोग अपनी बीवियों को मारते थे। सती प्रथा था, पति मर जाने के बाद उसकी बीवी को उसी के साथ जिंदा जला दिया जाता था, या फिर उसको एक बहुत ही बुरी तरह के जीवन जीने पे मजबूर किया जाता था। तो ये सब हट गया, इसके लिए कानून पारित किया गया। प्रोहिबिशन ऑफ फीमेल इन्फेक्टिसाइड, फोइटोसाइड्स, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड एंड चाइल्ड मैरिज are some of other measures that will help in improving the status of women। अब देखिए, पहले क्या होता था, जब कोई किसी घर में लड़की पैदा होती थी उसको मार दिया जाता था। तो यह कानून बनाया गया कि अगर आप अपने बच्चे को मारते हो तो वह गुनाह है। फिर आप अपने भ्रूण की, मतलब जब लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो वो अपने भ्रूण की, उनके पेट में क्या है, लड़का है या लड़की है, इसकी जांच नहीं कर सकते हैं। फिर जो गर्ल चाइल्ड है, ये देखा जाता था कि जो घर में अगर कोई लड़की है तो लड़की को उतना दर्जा नहीं दिया जा रहा है जितने लड़के को दिया जाता था। फिर चाइल्ड मैरिज, बच्चों का शादी करवा दिया जाता था। ये सब चीज़ को रोका गया, ठीक है, जिससे महिलाओं का जो
स्थिति है, जो उनकी अवस्था है, वह अच्छी हुई। टू एम्पावर women, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 of seats through the 73rd and 74th Amendment Act 1991 and 1902 for them has been made in the panchayats and municipalities। अब देखिए, जो 73वां और 74वां 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट आया 1991-92 में, उसमें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में 1/3 सीट वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया। देयर इज सिमिलर प्रपोजल फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर देम इन द पार्लियामेंट एंड इन द स्टेट लेजिस्लेचर। अब इसी तरह का प्रपोजल दिया गया है कि पार्लियामेंट में, संसद में और स्टेट लेजिस्लेचर में, राज्य विधायिका में भी महिलाओं को जगह मिले। 7.4 क्रिटिकल एनालिसिस ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब देखिए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, निर्देशक सिद्धांत की जो पॉलिसीज है, उसके ऊपर हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। Many critics have called the directive principles of state policy as not better than New Year greetings। अब बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स हैं। क्रिटिक्स कौन होते हैं? जो आपके खिलाफ बोलते हैं, ठीक है, जो आपके आलोचक होते हैं। वह यह कहते हैं कि यह एक न्यू ईयर ग्रीटिंग्स जैसा ही है। Even the rationale of inserting such high sounding promises have been questioned। अब जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इतना सारा जो वादा किया जाता है, उस पे भी सवाल उठाए गए। इट हैज़ बीन असर्टेड दैट डायरेक्टिव्स आर इन द फॉर्म ऑफ होली विशेस हैविंग नो लीगल सैंक्शन बिहाइंड देम। अब ये भी देखा गया, यह भी कहा गया कि यह जो डायरेक्टिव्स है, यह जो निर्देश दिए गए हैं, यह सिर्फ लोगों की इच्छाएं हैं, यह कानूनी रूप में नहीं है। गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू इम्प्लीमेंट देम। सरकार मजबूर नहीं है कि वह इसको लागू करे। क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट दे आर नॉट फॉर्मुलेटेड कीपिंग द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दीज आइडियल्स इन माइंड। अब देखिए, क्रिटिक्स जो आलोचक है वो ये कहते हैं कि जो चीज़ सोचा गया, जो सिद्धांत है और जो चीज़ वास्तविक में हो रहा है, ये अलग अलग भी हैं। डिस्पाइट ऑल दिस, इट कैन नॉट बी सेड दैट दीज प्रिंसिपल्स आर एब्सोल्युटली यूजलेस। अब इन सब के बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो सिद्धांत है वह पूरी तरह से बेकार है, किसी काम के नहीं है। दे हैव देयर ओन यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस। इनका अपना काम है, इनका अपना महत्व है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर जस्ट लाइक अ पोलेस्टर दैट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। तो यह जो निर्देशक सिद्धांत है, यह सिर्फ एक पोल स्टार की तरह है जो कि आपको दिशा बताता है। Their basic aim is to persuade the government to provide social and economic justice in all spheres of life, keeping in view its limited material resources at the earliest possible। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो मूल उद्देश्य है वह यह है कि वह सरकार को रास्ता दिखा सके, वो उसको बता सके कि सरकार को सभी को, हर एक इंसान के जीवन में हर एक जगह सामाजिक और आर्थिक न्याय करना है, सबके साथ सबको एक समान रखना है, और यह चीज़ को ध्यान रखना है कि हमारे पास जो संसाधन है वह लिमिटेड है। मैनी ऑफ देम हैव बीन इम्प्लीमेंटेड वेरी सक्सेसफुली। बहुत सारे ऐसे निर्देशांक सिद्धांत हैं जिनको कामयाबी से लागू किया गया। एक्चुअली नो गवर्नमेंट कैन अफोर्ड टू इग्नोर दीज इंस्ट्रक्शन एज दे आर द मिरर ऑफ द पब्लिक ओपिनियन एंड ऑल्सो रिफ्लेक्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब वास्तविक में कोई भी सरकार, यह जो निर्देश है ये क्या है? ये लोगों की चाह है। लोग चाहते हैं कि सब पढ़ें, लोग चाहते हैं कि महिलाओं को अधिकार मिले, लोग चाहते हैं कि चाइल्ड मैरिज ना हो, दहेज प्रथा का खत्म हो, किसी का शोषण ना हो, ठीक है। तो सरकार इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकती, नज़रअंदाज नहीं कर सकती। और हमारे संविधान की जो प्रस्तावना थी, जो प्रियम्बल था, उसमें भी यह चीज़ है। Some of the steps taken in this direction are being listed below। अब इस दिशा में जो कुछ कदम उठाए गए वह निम्नलिखित हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। Land reforms have been introduced and जागीरदारी and जमींदारी systems have been abolished। अब देखिए, लैंड रिफॉर्म्स आया, ठीक है, जागीरदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम ये हटा दिया गया।
There has been rapid industrialization and tremendous increase in the agriculture production through Green Revolution. ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत विकास हुआ, इंडस्ट्रीज आया, फिर बहुत एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है, जो खेती बाड़ी हुई, उसमें बहुत विकास हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक बहुत ही बड़ी क्रांति मानी जाती है, ठीक है, जिसको कृषि क्रांति कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी विस्तार में वीडियो बना है। अगर आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको सोशल साइंस नाम का सब्जेक्ट मिलेगा, उसके अंदर हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन को पूरा डिटेल में बताए हुए हैं। नेशनल कमीशन फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन हैज़ बिन इस्टेब्लिश, महिलाओं के कल्याण के लिए नेशनल कमीशंस बनाया गया। सीलिंग हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन लैंड एंड प्रॉपर्टी टू फिक्स द लिमिट ऑफ पर्सन्स होल्डिंग। अब एक व्यक्ति कितना होल्ड कर सकता है प्रॉपर्टी लैंड, इसके ऊपर सीलिंग लगाया गया। द प्रीवी पर्सेस ऑफ एक्सप्रेंस हैव बीन अबॉलिश्ड। अब देखिए यहाँ पे टर्म है प्रीवी पर्स, ठीक है, मतलब जो शाही थैली होता था, निजी थैली होता था, ठीक है, जो एक्स प्रिंसेस थे उनको हटाया गया। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस एंड मोस्ट ऑफ द बैंक्स हैव बीन नेशनलाइज्ड। अब जो लाइफ इंश्योरेंस था, जो जनरल इंश्योरेंस था, और बहुत सारे ऐसे बैंक थे जिनको नेशनलाइज कर दिया गया, पूरे राष्ट्रीयकरण हो गया उनका। In order to reduce economic disparity, right to property have been deleted from the chapter on fundamental rights. अब देखिए, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी था, जो आर्थिक रूप से लोगों के बीच में अंतर था, उसको कम करने के लिए राइट टू प्रॉपर्टी, आपका जो संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से, आपके मौलिक अधिकारों में से। सब्सिडाइज्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम हैव बीन लॉन्च टू हेल्प पुअर पीपल। जो लोग गरीब थे उनके लिए सब्सिडी दिया गया। कहने का मतलब आज आप देखते होंगे कि आपको जो राशन की दुकान होती है उसमें सस्ते में सामान मिलता है। The rules require that both men and women are paid equal wages for equal work. नियम बनाया गया कि एक किसी, मान लीजिए कोई काम है, ठीक है, अगर एक महिला उसी काम को कर रही है और पुरुष भी वही काम कर रहा है तो दोनों को एक जैसा तनख्वाह मिले, पैसा मिले। Untouchability has been abolished. Sincere efforts have been made for the upliftment of SC, STs and of other backward classes, OBC. देखिए, छुआछूत, इस चीज़ को पूरा हटा दिया गया और बहुत एफर्ट लगाया गया ताकि SC शेड्यूल कास्ट, SC शेड्यूल ट्राइब और OBC अदर बैकवर्ड क्लास के जो माइनॉरिटीज़ थे, जो अल्पसंख्यक लोग थे, उनका विकास हो। थ्रू 73rd and 74th अमेंडमेंट्स to the Constitution 1991 and 1992 respectively, पंचायती राज has been given the constitutional status with more power. 73वां और 74वां, 73rd और 74th जो अमेंडमेंट आया संविधान में 1991 और 92 में, 1991 में 73rd अमेंडमेंट और 1992 में 74वां 74th अमेंडमेंट आया। इसमें पंचायती राज लाया गया, जिसको संविधानिक अवस्था मिला, दर्जा मिला, ठीक है, और उसको बहुत पावर्स दिया गया। स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्रीज एंड खादी ग्राम उद्योग हैव बीन एनकरेज टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू द रूरल एरियाज। अब जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज, खादी ग्राम उद्योग, ये सब लाया गया, इसको इंकरेज किया गया ताकि जो रूरल एरियाज है वहाँ पे जीवन स्तर अच्छा हो सके। India has also been actively cooperating with the UN to promote international peace and security. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में भारत यूनाइटेड नेशन UN का साथ देने लगा। The above steps on the part of central and state government indicate that many directive principles of state policy have been implemented to lay down the foundation of a secular, सोशलिस्ट एंड वेलफेयर स्टेट। अब जो ऊपर ही हम लोग पॉइंट्स पढ़े, इससे हम लोग को ये पता चलता है कि जो हमारा केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों मिलके
बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किए, लागू किए, ताकि हमारे देश का जो नींव बन सके, ठीक है, जो कि सेकुलर है, मतलब हमारे देश में धर्म के आधार पर लोगों को नहीं बांटा जाता है, सब धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पे, समाज में सब एक साथ रहते हैं और पूरे राज्य का कल्याण होता है. However, still there is a long way to go to achieve all of them in full. हालांकि अभी भी एक बहुत लंबा रास्ता तय करना है इन सभी उद्देश्यों को पूरी तरह से पाने के लिए. There are many hindrances in the non-implementation of directive principles of state policy. अब देखिए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, इसको पूरी तरह से लागू नहीं करने के लिए बहुत सारे रुकावटें आती हैं. The main reasons are lack of political will on the part of the state. अब देखिए, इसके कुछ कारण है कि जो राजनीतिक लोग हैं, ठीक है, जो पार्टीज हैं, ठीक है, वो लोग इसको उतना नहीं लागू करना चाहते हैं राज्य के हिस्से में. लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ऑर्गेनाइज्ड एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल. अब लोगों को, नागरिकों को पता ही नहीं है, वो जागरूक ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि कैसे काम करना है. लिमिटेड मटेरियल रिसोर्सेज. हमारे जो संसाधन है वह बहुत ही लिमिटेड है. आगे देखिए 7.5, डिस्टिंक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. आपके जो मौलिक अधिकार हैं और जो निर्देशिक सिद्धांत हैं, इसके बीच में क्या अंतर है, आइए वो पढ़ते हैं. नाउ दैट यू हैव लर्न नो अबाउट fundamental rights and directive principle of state policy, which are playing an important role in the establishment of the political and socio-economic society in India, it is important for you to learn about the distinction between the two. अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देखते हैं, वो अभी तक हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और निर्देशांक सिद्धांत, राज्य नीति का पढ़ चुके हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज. ये दोनों ही हमारे देश के राजनीतिक और एक सोशियो इकोनॉमिक सोसाइटी, सामाजिक आर्थिक समाज जो कि भारत का है, इसको बनाने में, इसकी स्थापना करने में बहुत ही महत्वपूर्ण इनका रोल रहा है. और इसलिए अब ये ज़रूरी है कि हम इन दोनों के बीच फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, निर्देशांक सिद्धांत, इनके बीच में अंतर समझ पाए. The fundamental rights are claims to the citizens recognized by the state. अब देखिए, जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो क्या है, वो जिस देश में आप रहते हैं वहां के आप नागरिक हैं तो आपके कुछ अधिकार हैं, ठीक है. They are in the nature of denial of certain authority to the government. अब देखिए, उनका जो प्रारूप होता है, जो नेचर होता है, वह यह होता है कि सरकार जो है, ठीक है, कुछ अथॉरिटी है सरकार का जो कि वो डिनाई करता है. दे आर देयरफॉर नेगेटिव इन नेचर, इसलिए वह नेगेटिव है. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर लाइक पॉजिटिव डायरेक्शंस दैट द गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स मस्ट फॉलो टू कंट्रीब्यूट टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया. अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जो निर्देशांक सिद्धांत है, वह एक पॉजिटिव डायरेक्शन देता है सरकार को, जो कि सरकार को हर एक लेवल में, हर एक पड़ाव में मानना चाहिए, ताकि वह एक अच्छा सामाजिक, आर्थिक, जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक माहौल बना सके भारत में. Another point of difference, as mentioned earlier, is that while the fundamental rights are justiciable and are enforceable by the court of law, the directive principles are non-justiciable. अब दूसरा एक और जो अंतर है, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वह यह कि हमारा जो मौलिक अधिकार है वह जस्टिसिएबल है, ठीक है. जस्टिसिएबल के बारे में, इस वर्ड के बारे में हम आपको आगे भी बताए थे, ठीक है. इसका मतलब क्या होता है जस्टिसिएबल? यह तर्कसंगत, न्यायोचित है, फेयर है, ठीक है, और यह कानून द्वारा लोगों के ऊपर लागू किया जा सकता है. लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, यह आप कानून के द्वारा किसी के ऊपर लागू नहीं कर सकते, यह नॉन जस्टिसिएबल है. इन अदर वर्ड्स, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर्स टू इशू ऑर्डर्स और रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. दूसरे शब्दों में, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, उसके पास यह शक्ति है कि वह
ऑर्डर करके, रिट्स करके जो फंडामेंटल राइट्स है वह लोगों के ऊपर लागू कर सकता है. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन द अदर हैंड कॉन्फर नो लीगल राइट्स एंड क्रिएट नो लीगल रेमेडीज. लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी का, इसके पास कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है, ठीक है, इसका कोई भी कानूनी उपचार नहीं है. दिस शुड नॉट लीड अस टू कंक्लूड दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इंफीरियर और सबऑर्डिनेट टू द फंडामेंटल राइट्स. अब इससे हम लोग को यह नहीं सोचना चाहिए, यह नहीं निर्णय निकालना चाहिए कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वह फंडामेंटल राइट से नीचे दर पे आते हैं या उससे खराब है. दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों ही हमारे देश के विकास के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरतमंद है. ठीक है. 7.5.1 रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. हमारे जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, और जो निर्देशांक सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, अब इसके बीच में क्या संबंध है. इन स्पाइट ऑफ दीज डिफरेंसेस, अभी आगे हम लोग इनके अंतर के बारे में पढ़े थे. देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द टू. इन दोनों के बीच में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है. ठीक है. फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. हमारे जो मौलिक अधिकार हैं और जो निर्देशांक सिद्धांत है, ठीक है, यह एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री भी है और सप्लीमेंट्री भी है. कैसे? Whereas the fundamental rights establish political democracy, the directive principle establish economic and social democracy. हमारा जो मौलिक अधिकार है वह राजनीतिक लोकतंत्र, जनतंत्र को स्थापित करता है, और जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, जो हमारा निर्देशांक सिद्धांत है, वह हमारे आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र और जनतंत्र को स्थापित करता है. नो गवर्नमेंट कैन अफोर्ड टू इग्नोर देम वाइल फॉर्मुलेटिंग इट प्लान्स एंड पॉलिसीज एट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इट्स एक्शन टू द पीपल इन जनरल. अब कोई भी सरकार जो बनेगी वह इस चीज को, उस फंडामेंटल राइट्स को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, इसको अनदेखा नहीं कर सकती जब वो अपने प्लान्स को बनाएगी, अपनी पॉलिसीज को बनाएगी, योजना बना रही है, नीति बना रही है. क्योंकि सरकार जो भी कार्य करेगा उसके लिए वह अपने जनता पर, अपने नागरिकों के लिए उत्तरदायी रहेगा. Although there is no legal sanction behind these principles, the ultimate sanction lies with the people. अब देखिए, यहाँ पे कोई भी लीगल सैंक्शन नहीं है. ये जो प्रिंसिपल्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये कानूनी रूप से ये बाध्य नहीं है, लेकिन यह लोगों के साथ है. The people with their opinion will never let the ruling party to acquire power again if it fails to adhere these guiding principles. अब देखिए, मान लीजिए जो सरकार है वह अपने वादों को नहीं निभाती है, ठीक है, वह लोगों का ख्याल नहीं रखती है, वह लोगों के ओपिनियन को, लोग क्या चाहते हैं उसको इग्नोर करती है, तो फिर वह सरकार वापस चुनी नहीं जाती है, सरकार बदल जाती है. इस कैसे सरकार चुना जाता है, कैसे बदला जाता है, ये हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे. Thus, our constitution aims at bringing about a synthesis between fundamental rights and directive principles of state policy. इसलिए जो हमारा संविधान है उसका जो लक्ष्य है वह यह है कि जो हमारा मौलिक अधिकार है और जो हमारा स्टेट पॉलिसी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बीच में रिलेशन रहे, सिंथेसिस रहे. टुगेदर दे फॉर्म द कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यह दोनों मिलके हमारे संविधान को और मजबूत बनाते हैं, हमारे संविधान का नींव बनाते हैं. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 7.6 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में. आपके मौलिक कर्तव्य क्या हैं उसके बारे में. राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन. अब देखिए, आपका क्या अधिकार है और आपका क्या कर्तव्य है, यह एक सिक्के के दो पहलू हैं. देयर आर नो राइट्स विदाउट ड्यूटीज, नो ड्यूटीज विदाउट राइट्स. आपका कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है जो कि बिना आपके कर्तव्य के आपको मिलेगा, या कोई भी ऐसा कर्तव्य नहीं है जो बिना किसी अधिकार के होगा. इनफैक्ट राइट्स आर बॉर्न इन अ वर्ल्ड ऑफ ड्यूटीज. जो आपके अधिकार हैं वो, उनका जन्म कहाँ होता है? आपके कर्तव्य की दुनिया में. आप जैसा कर्तव्य करते हैं उस प्रकार का आपको अधिकार मिलता है. द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स्ड इन 1950 डिड नॉट मेंशन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स.
अब जो वास्तविक संविधान सबसे पहला जो पारित किया गया था, जो लागू किया गया था 1950 में, उस समय जो भारत के नागरिक हैं उनका मौलिक कर्तव्य क्या है इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया था. इट वॉज होप्ड दैट सिटीजन्स वुड परफॉर्म देयर ड्यूटीज विलिंगली. उस समय यह सोचा गया था कि जो नागरिक हैं वह अपने कर्तव्य को अपने मन से चाह के पूरा करेंगे. बट 42nd amendment to the constitution added a new list of 10 duties in chapter 4 under article 51A of the constitution. लेकिन जो 42वां अमेंडमेंट आया संविधान में, उसमें 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया. किसमें? भारतीय संविधान के चैप्टर 4 में. किसमें? अंडर आर्टिकल 51A के अंतर्गत. अब ये क्या प्रिंसिपल्स थे, आइए वो देखते हैं. देखिए 7.6.1 ड्यूटीज एनलिस्टेड. आपके क्या क्या कर्तव्य हैं? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. अच्छा, हमारा जो संविधान है यह हर एक नागरिक को मानना पड़ेगा और हमारे राष्ट्रीय तिरंगे और हमारे राष्ट्रीय गान का सबको सम्मान करना है. टू फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड आवर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट. हमारा जो राष्ट्रीय आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई हुई थी, जो मूवमेंट हुआ था, वह लोग उसके बारे में जानेंगे, उसको फॉलो करेंगे. टू प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. भारत की एकता और अखंडता को लोग बचा के रखेंगे. टू डिफेंड द कंट्री व्हेन द नीड अराइजेस. जब ज़रूरत पड़ेगा तो लोग अपने देश को बचाएंगे, उसके लिए खड़े होंगे, उसकी रक्षा करेंगे. To promote harmony and brotherhood among all sections of the people and to respect the dignity of women. समाज में चाहे जितने भी तरह के लोग होंगे सब एक साथ रहेंगे, ठीक है, सब में भाईचारा होगा और महिलाओं का गौरव, उनकी मर्यादा को सब सम्मान करेंगे. To preserve our rich heritage and composite culture. हमारा जो इतिहास रहा है, ठीक है, उसका हम लोग सम्मान करेंगे, उसे बचाएंगे, ठीक है. हमारा जो विरासत रहा है उसको हम लोग बचाएंगे. साथ ही साथ भारत में बहुत तरह के संस्कृति के लोग रहते हैं, हम सबकी संस्कृतियों का सम्मान करेंगे और उसे बचाएंगे. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव आवर नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, रिवर्स, लेक्स एंड वाइल्ड लाइफ. हमारा जो जंगल है, जो नदी है, जो लेक्स है, जो वाइल्ड लाइफ है, वन जीवन, इन सब को हम लोग बचाएंगे, इसका विकास करेंगे. हमारे नेचुरल, प्राकृतिक जो वातावरण है उसको हम लोग बचाएंगे, उसका विकास करेंगे. टू डेवलप साइंटिफिक आउटलुक एंड ह्यूमनिज्म. हम लोग अपने अंदर इंसानियत रखेंगे और साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को सोचेंगे, उसका विकास करेंगे. टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड नॉट टू यूज वायलेंस. हम लोग हिंसा नहीं करेंगे और जो भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनका हम लोग रक्षा करेंगे. To strive for excellence in all sphere of individual and collective activity. आप देखिए, हर एक इंसान हर एक क्षेत्र में एक दूसरे की सहायता करेगा, मिल के काम करेगा और अपने कौशल को बढ़ाएगा. फिर इसमें कुछ चीजें जोड़ी भी गई. न्यू एडिशन, क्लॉज के ऑफ आर्टिकल 51A अमेंडमेंट एक्ट 86/2002. A parent or guardian to provide opportunities for education of his child as the case may be, ward between the age of 6 and 14 years. ये जोड़ा गया कि क्या कोई माता पिता हो या कोई गार्जियन हो, वो अपने बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा, क्या चीज का? शिक्षा का अवसर देगा, ठीक है. या तो उसका खुद का बच्चा होगा या किसी और का बच्चा होगा, अगर वो उसका गार्जियन है तो, ठीक है, 6 साल से 14 साल के बीच में. अब देखिए, हमारे देश में यह जो शिक्षा का अधिकार है यह मुफ्त भी है, ठीक है. 7.6.2 नेचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज. अब यह जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, इसका नेचर क्या है, ठीक है, इसकी प्रकृति कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है. फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर सिटीजन्स आर इन नेचर ऑफ अ कोड ऑफ कंडक्ट. अब आपका जो मौलिक अधिकार है, एक भारत के जो नागरिक हैं, उसका जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, जो स्वरूप है, वो एक कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में है.
अ फ्यू ऑफ दीज ड्यूटीज आर इवन वेग एंड अनरियलिस्टिक। अब इसमें से कुछ कुछ ऐसे जो आपके कर्तव्य हैं वो बहुत ही वो अनरियलिस्टिक है, ठीक है, वो मानने लायक नहीं है, वो कुछ अस्पष्ट हैं। वेग मतलब अस्पष्ट होता है, अनरियलिस्टिक का मतलब होता है अवास्तविक। द नॉन जस्टिएबल कैरेक्टर ऑफ दीज ड्यूटीज मेक देम लेस इंटरेस्टिंग। अब इसमें से बहुत सारे आपके जो यहाँ पे ड्यूटीज़ हैं बहुत सारे नॉन जस्टिएबल हैं, इसलिए ये बहुत कुछ कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं है, तो लोग मानते भी नहीं है। Moreover, their ambiguous language is another hindrance in their being obeyed. Example, a citizen does not know how to maintain sovereignty, integrity and glorious heritage of the country. अब देखिए इसमें जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है यह भी एक तरह का रुकावट ही आता है, क्योंकि एक इंसान को आप समझिए, आप एक नागरिक हैं तो आपको ये थोड़ी पता है कि देश की सर्वोच्च सत्ता को, शक्ति को कैसे बचाना है, इंटीग्रिटी, एकता को कैसे बचाना है, या जो आपका विरासत है उसको कैसे बचाना है। एक आम आदमी को ये सब नहीं आता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रूथ इन द आर्ग्यूमेंट of the critics, yet it would not be proper to call these duties as only pious declaration. अब देखिए जो लोग आलोचना करते थे, ठीक है, तो बहुत सारे जो वो आर्गुमेंट दिए वो सच भी था, ठीक है, लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये सही नहीं होगा कहना कि यह जो कर्तव्य है यह सिर्फ एक धार्मिक रूप था इनका, या सिर्फ एक पवित्र ये डिक्लेरेशन कर दिया गया, ठीक है। तो आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं ये आपको निभाने ही हैं। अब देखिए जो स्टूडेंट लाइन से हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़े वो क्या क्या सीखे हैं अभी तक हमारे इस चैप्टर के वीडियोस को पढ़कर, आइए देखते हैं। व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंक्लूडेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के चौथे भाग में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में दिया गया है। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड देम विद अ स्पेशल पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब जो संविधान बना रहे थे वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को यहाँ लाए। उनका एक उद्देश्य यह था कि जो सामाजिक और आर्थिक समानता है वह हमारे देश में रहे। These principles give direction to the state for making laws and policies for the collective good of the people. अब यह जो सिद्धांत है यह दिशा देता है किसको, राज्य को, ताकि वह कानून बना सके, नीतियां बना सके, ताकि सभी लोगों का, जितने भी नागरिक हैं उन सबका भला हो। These principles are non-justiciable and are not enforceable बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं ये जो सिद्धांत है ये नॉन जस्टिसिएबल है और यह कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा किसी के ऊपर आप जबरन नहीं डाल सकते, इन्फोर्स नहीं कर सकते। बट दे आर नेवरदलेस फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। लेकिन यह किसी भी देश के सरकार का मूल है, ठीक है, और वह यह मानते हैं। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस दे वर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज। अब इसको अच्छे से समझने के लिए इसको 4 भागों में बांटा गया। सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल, गांधीयन, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मिसलेनियस। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ाए थे। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल lay stress on universalization of education, abolition of child labor and improvement of the status of women. अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वह इस बात पे जोर देते हैं कि शिक्षा का अधिकार सभी को है और पूरे देश में सब कोई पढ़े लिखे हों, सबको पढ़ाई मिले। जो चाइल्ड लेबर है, ठीक है, जो बच्चों से काम करवाया जाता है, 14 साल से कम के बच्चों को, वह हटाया जाए। फिर जो महिलाओं की स्थिति है उसको अच्छा किया जाए, सुधारा जाए। They provide a framework for establishing welfare state and achieving economic and social democracy. वह एक ऐसा आधारशिला लाते हैं, एक ऐसा फ्रेमवर्क लाते हैं जिससे एक कल्याणकारी राज्य बने, जिसमें सबका कल्याण हो, ठीक है, और आर्थिक और सामाजिक जनतंत्र, लोकतंत्र बने। There are important differences between the fundamental rights and directive principles. मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांतों के बीच में कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी है। द फॉर्मर आर जस्टिएबल एंड पॉजिटिव इन नेचर। फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिएबल है और वो पॉजिटिव नेचर में है। एट द सेम टाइम देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप
बिटवीन द टू। अब इसी समय उन दोनों में एक नजदीकी संबंध भी है। दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। वह दोनों जन महत्वपूर्ण है। कौन दोनों? फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ताकि देश में सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र आए। द कोर्ट्स हैव बीन लेइंग स्ट्रेस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जो कोर्ट है वह इस बात पर जोर देते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इसको लागू किया जाए। राइट्स एंड ड्यूटीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। आपका अधिकार और आपका कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इन द इंटरेस्ट ऑफ द वेल बीइंग एंड प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी, राइट्स एंड ड्यूटीज मस्ट बी अडहर्ड टू इक्वली बाय ऑल। अब आप जिस देश में रहते हैं उस देश का भला करने के लिए, आपका भला करने के लिए, आपके समाज का भला करने के लिए आपका जो अधिकार है और जो आपका कर्तव्य है वह सबको एक बराबर रूप में मानना चाहिए और पूरा करना चाहिए। अब देखिए ये भी चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। तो आपकी जो भी क्वेश्चंस है वो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप में आप मैसेज करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूँ। साथ ही साथ जो भी हमारे वीडियो से लाइन से पढ़ते हैं, अगर आप हमारा हेल्प करना चाहते हैं तो हमारा यहाँ पे नंबर है, आप उसमें कॉन्टैक्ट करके हमें कुछ डोनेशन दे सकते हैं। क्योंकि हम जो वीडियोज़ बनाते हैं ये बनाने में हमें बहुत मेहनत लगता है, बहुत पैसा लगता है, और आप लोग इसको फ्री में पढ़ते हैं। तो कहीं अगर आप ट्यूशन पढ़ते तो वहाँ भी आपको पैसा देना पड़ता। तो अगर आपको हमारे वीडियो से फ़ायदा हो रहा है और आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आपका जितना भी समर्थ है उतना योगदान ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।